लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुरुवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बंद की गई महत्वपूर्ण सीमा को कुछ घंटों के लिए खोलने के बाद दोबारा बंद कर दिया गया था। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी थी। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने रविवार को क्रॉसिंग को बंद कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि इस्लामाबाद काबुल के साथ किए गए समझौते का पालन नहीं कर रहा था। इनके बीच समझौता हुआ था कि अफगान रोगी और उनकी देखभाल करने वाले बिना किसी यात्रा दस्तावेज के पाकिस्तान आ सकते हैं। सोमवार को अफगान तालिबान बलों और पाकिस्तानी सीमा प्रहरियों के बीच गोलाबारी हुई, जिसमें एक पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गया था। बुधवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और गुप्त सेवा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अंजुम नदीम ने काबुल की यात्रा की और सीमा मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तालिबान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। गुरुवार की सुबह अफगान तालिबान बलों द्वारा तोरकम को फिर से खोल दिया गया, जिससे उस हजारों ट्रकों में से कुछ को अनुमति मिल गई जो सीमा पर दिनों तक खड़े थे। इन ट्रकों में सब्जियां, फलों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ थे। इन्हें सीमा पार कराने की अनुमति दी गई ताकि बैकलॉग को कम किया जा सके। पाकिस्तान के अफगान दूतावास ने सीमा के फिर से खुलने की जानकारी एक ट्वीट के जरिए शेयर की, और वहीं पाकिस्तान के ट्रक ड्राइवर बहुत खुश हुए क्योंकि अब उनके ट्रक खैबर दर्रे की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि क्रॉसिंग का कुछ घंटे बाद फिर दोबारा से बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निदेशक जियाउल हक सरहदी ने कहा कि पाकिस्तान प्रशासनिक मुद्दों के कारण सीमा पार करने में असमर्थ था। अफगानिस्तान के नागरहार प्रांत के मीडिया सेंटर ने ट्विटर पर कहा, इस्लामिक अमीरात के अधिकारियों द्वारा आज सीमा खोले जाने के बाद पाकिस्तानी पक्ष ने तोरखम गेट को बंद कर दिया है। पाकिस्तान के लिए तोरखम सीमा क्रॉसिंग एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक एंट्री और मध्य एशियाई देशों के लिए व्यापार मार्ग है। इस बीच इस्लामाबाद ने अफगान तालिबान पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को आश्रय देने का आरोप भी लगाया है, जिनके सीमा पार हमलों के कारण पाकिस्तान में हिंसा में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि काबुल में उसके प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार की वार्ता के दौरान क्षेत्र में आतंकवाद के बढ़ते खतरे को भी उठाया। इसमें विशेष रूप से पाकिस्तानी तालिबान द्वारा, जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP और इस्लामिक स्टेट समूह के रूप में पहचाने जाने वाले समूह को लेकर बातचीत हुई। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान से कहा कि वो पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादियों को अफगानिस्तान के भीतर से पाकिस्तान पर हमले करने से रोके। मास्टरकार्ड के पूर्व CEO भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा को गुरुवार वर्ल्ड बैंक का प्रमुख नामित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें नामित किया। इससे पहले डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के प्रमुख थे। मास्टरकार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा विश्व बैंक के नए बॉस होंगे। डेविड मालपास द्वारा इस्तीफे की पेशकश के बाद उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा इस पद के लिए नामांकित किया गया है। बाइडेन ने कहा कि वर्तमान भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए भारतीय अमेरिकी अजय बंगा इस वैश्विक संस्था का नेतृत्व करने के लिए आदर्श विकल्प हैं। बंगा वर्तमान में जनरल अटलांटिक के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। 63 वर्षीय अजय बंगा भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। अजय बंगा के पिता का नाम हरभजन सिंह बंगा है। वे भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उनके परिवार की जड़ें जालंधर पंजाब से हैं। अजय बंगा महाराष्ट्र के पुणे में बड़े हुए, जहाँ उनके पिता तैनात थे। अजय बंगा ने सेंट स्टीफन से कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र स्नातक किया है। आगे की शिक्षा उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से पूरी की है। अगस्त 2009 में मास्टरकार्ड में अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में शामिल हुए। इसके बाद उन्हें अप्रैल 2010 में मास्टरकार्ड का CEO नामित किया गया। वहीं 1996 में सिटी ग्रुप में शामिल होने से पहले बंगा ने नेस्ले इंडिया के साथ 13 साल तक काम किया और पेप्सिको में भी 2 साल काम किया। पेप्सिको में बंगा में एशिया प्रशांत क्षेत्र के CEO सहित विभिन्न पदों पर काम किया। 2021 में मास्टरकार्ड से सेवानिवृत्त होने के बावजूद बंगा ने एक निजी इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक में शामिल होने का विकल्प चुना। यहाँ उनकी भूमिका वाइस चेयरमैन की थी। उन्होंने US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ मध्य अमेरिका के लिए साझेदारी के सह अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। US में त्रिपक्षीय आयोग के सदस्य रहे हैं। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के संस्थापक ट्रस्टी के रूप में काम कर रहा है। US चीन संबंधों पर राष्ट्रीय समिति के पूर्व सदस्य रहे हैं। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे हैं। 2020 से 2022 तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बाद इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मानद अध्यक्ष रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के साथ काम करने का अनुभव है उनको। ओबामा ने बंगा को 2015 में व्यापार नीति के लिए राष्ट्रपति की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। 2016 में भारत सरकार ने बंगा को चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया था।
शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने हाल ही में अपनी जान को खतरा बताया था। अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने आरोप लगाया कि संजय राउत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे पर ही हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। संजय राउत ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में लिखित शिकायत भी दी है। संजय राउत का कहना है कि लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे ने मुझे मारने की सुपारी थाने के अपराधी राजा ठाकुर को दी है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे यह साझा कर रहा हूं। संजय राउत ने अपने पत्र की कॉपी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और थाने पुलिस को भी भेजी है। बता दें कि श्रीकांत शिंदे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और फिलहाल थाने के कल्याण से सांसद हैं। जब संजय राउत के आरोपों के बारे में थाने के प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई ने सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि संजय राउत अपनी सुरक्षा बढ़वाने और मुख्यमंत्री के बेटे को बदनाम करने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को संजय राउत के आरोपों पर कहा था कि पुलिस राउत के दावे की जांच कर रही है और जांच के अनुसार कार्रवाई करेगी। बता दें कि एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड ने आरोप लगाया कि थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में असामाजिक तत्व मौजूद हैं। इस पर देसाई ने कहा कि अगर अवार्ड के पास ऐसी कोई जानकारी है तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर उचित कार्रवाई करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि थाने नगर पालिका में कोई असामाजिक तत्व मौजूद है। उल्लेखनीय है कि थाने नगर पालिका के असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर पर बीते हफ्ते हमला हुआ था, जिसके आरोप जितेंद्र अवार्ड समेत 7 लोगों पर लगे थे। अब बात करते हैं शमीमा बेगम की, जिसको कि ब्रिटेन ने अपने यहाँ आने से मना कर दिया है। 15 वर्ष की उम्र में स्कूल की पढ़ाई छोड़ इस्लामिक स्टेट ISIS में शामिल होने के लिए ब्रिटेन से भागी बांग्लादेशी मूल की शमीमा बेगम को फिर से ब्रिटेन की नागरिकता नहीं मिली है। ब्रिटेन में विशेषज्ञ न्यायाधिकरण ने ब्रिटिश नागरिकता और देश में वापसी की उसकी याचिका रद्द कर दी है। बता दें कि वर्तमान में 23 वर्ष की शमीमा ने 2019 में विशेष आवर्जन अपील आयोग में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उसकी ब्रिटिश नागरिकता रद्द करने के निर्णय को चुनौती दी थी। आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अधिकार है कि यह आतंकी संगठनों से संबंधित लोगों की नागरिकता रद्द कर दे। ब्रिटिश नागरिकरण ने माना कि ब्रिटिश नागरिकता रद्द करने का गृह सचिव का निष्कर्ष सुरक्षा सेवा द्वारा किए गए समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा मूल्यांकन का हिस्सा था और यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बता दें कि शमीमा बेगम ने सीरिया में आतंकी नेटवर्क इस्लामिक स्टेट के सदस्य से शादी की और 3 बच्चों को जन्म दिया। ये सभी बच्चे बाद में मृत्यु के शिकार हो गए। उसे ISIS दुल्हन के रूप में भी वर्णित किया जाता है। वह और उसके साथ 2 अन्य स्कूली छात्राएं 2015 में पूर्वी लंदन से सीरिया गई थी। बेगम के वकीलों का तर्क है कि उसे यौन शोषण के इरादे से सीरिया ले जाया गया। हालांकि न्यायाधिकरण इससे सहमत नहीं है हुआ कि वह मानव तस्करी की शिकार थी। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने निर्णय का स्वागत किया है। मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया कि ब्रिटेन की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है और इसके लिए किसी भी निर्णय का मंत्रालय दृढ़ता से बचाव करेगा। पिछले वर्ष ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय ने उसके ब्रिटेन वापस आने पर रोक बरकरार रखी थी। वो वर्तमान में उत्तरी सीरिया में हिरासत शिविर में रह रही है और ब्रिटेन वापस लौटने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। यूक्रेन युद्ध की तुलना ताइवान पर चीनी दावे के साथ करने पर चीन भड़क गया है। चीनी विदेश मंत्री किन गांग ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका तथा उसके सहयोगियों को रूस की यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई की तुलना ताइवान पर चीन के दावे से करना मूर्खता है, इसलिए ऐसे बयान देना बंद करना चाहिए। साथ ही कहा कि यूक्रेन युद्ध नियंत्रण से बाहर हो सकता है और इसे लेकर चीन बेहद चिंतित है। चीन ने अब तक यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा नहीं की है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर उसने रूस को सैन्य सहायता प्रदान की तो वह सख्त प्रतिबंध लगाएगा। चीन ताइवान पर अपना दावा जताता है। विदेश मंत्री किन ने कहा है कि 1 साल में यूक्रेन संकट चौतरफा तरीके से बढ़ा है और स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। चीनी पक्ष घटनाक्रम के नियंत्रण से बाहर होने की आशंका को लेकर बेहद चिंतित है। किन ने कहा कि उनका देश यूक्रेन मुद्दे के समाधान के लिए शांति वार्ता का पक्षधर है और बातचीत को आगे बढ़ाने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री ने कहा कि साथ ही हम संबंधित देशों में से आग्रह करते हैं कि वे आग में घी डालना तत्काल बंद करें, चीन को दोष देना बंद करें और यूक्रेन आजकल ताइवान जैसे संदर्भों का उपयोग करके स्थिति को भड़काना बंद करें। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज इस सप्ताह अपनी भारत यात्रा के दौरान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मार्ग के साथ भारतीय नौसेना को डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के संयुक्त उत्पादन की पेशकश कर सकते हैं। भारतीय नौसेना $5.6 बिलियन की लागत से प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को प्राप्त करने की तलाश में है। इन पनडुब्बियों को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण TOT के साथ रणनीतिक साझेदारी मार्ग के तहत भारत में बनाया जाएगा। यह पनडुब्बियां AIP टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। अभी तक
जो है जर्मनी के पास ही समुद्र सिद्ध एआईपी टेक्निक है, जबकि फ्रांस और रशिया के पास एआईपी से सुसज्जित कोई कार्यात्मक पनडुब्बी नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को इजरायली विमानन कंपनियों को ओमान के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति देने के कदम का स्वागत किया है और विमानन उद्योग के लिए इसे महान दिन बताया है। ये कदम इसराइल को सीधे भारत से जोड़ेगा। इसके अलावा यह एशिया और यूरोप के बीच एक मुख्य ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इसराइल को स्थापित करने में मदद करेगा। ओमान से अनुमति मिलने के बाद नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि सुदूर पूर्व इतना दूर नहीं है और आसमान की अब कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा, इजरायली विमानन क्षेत्र के लिए आज बड़ा दिन है। इसराइल वास्तव में एशिया में और यूरोप के बीच एक मुख्य ट्रांजिट पॉइंट बन गया है। इसराइल को पिछले साल सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। इजरायली नेता ने कहा कि उन्होंने 2018 में ओमान की यात्रा के दौरान अपने देश के विमानों को ओमान के हवाई क्षेत्र की अनुमति दिलाने के लिए काम किया ताकि सीधे भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंचा जा सके। ओमान और इसराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि हाल के महीनों में काफ़ी प्रयासों के बाद आज से हासिल किया गया। यह अच्छी खबर है। इसराइल अभूतपूर्व स्तर पर पूर्व की ओर खुल रहा है। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक इसराइली एयरलाइंस की उड़ानों को अब तक पूर्वी एशिया, भारत और थाईलैंड पहुंचने के लिए पहले अरब प्रायद्वीप से बसते हुए निकलना पड़ता था, जिससे मार्ग पर समय 2.5 घंटे बढ़ जाता था और महंगा ईंधन भी बर्बाद होता था। ओमान की ओर से हवाई क्षेत्र खोलने की घोषणा के साथ ही अब इजरायली उड़ानें भारत और थाईलैंड जैसे गंतव्यों के लिए 2 से 4 घंटे की दूरी तय कर सकती हैं। एयर इंडिया सऊदी और ओमानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते सीधे तेल अवीव से दिल्ली के लिए उड़ान भर सकती है, जिससे समय भी बचेगा, उड़ानों की लागत भी कम होगी। पिछले साल सऊदी अरब ने इजरायली एयरलाइंस को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन उसके लिए ओमानी हवाई क्षेत्र बंद था। इजरायली विमान एशिया के लिए उड़ान भरने के लिए ओमान के हवाई मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सऊदी अरब का यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पिछले साल इस क्षेत्र के दौरे के बाद आया था। गोल्ड रेट आज इस प्रकार से है। 22 कैरेट का गोल्ड रेट जो है 10 ग्राम का 51,700 रुपये है और 24 कैरेट का गोल्ड रेट जो है 10 ग्राम का 56,510 रुपये है।